शहजादी सुल्ताना बादशाह की शादी के बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मलिका तो उसकी पैदाइश पर खुश ही थे, मगर जिस रोज़ वो पैदा हुई थी पूरे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार मलिका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता। मलिका उसको देख देख कर मुस्कुराती थी। मलिका ने उससे कहा भी कि वो शहजादी को गोद में ले ले, मगर बादशाह ने यह कहकर इनकार कर दिया कि शहजादी इतनी सी तो है, हमारी गोद से गिर ना पड़े। शहजादी बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, रंग सिहाबी और बाल सुनहरे थे। वो रोती थी तो यूँ महसूस होता था जैसे चारों तरफ जल तरंग बजने लगे हो। उसकी हंसी की आवाज़ कैसी थी ये कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हंसते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लग रहा था। उसका तमाम ध्यान शहजादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। शहजादी की परवरिश बड़े नाज नज्म से हो रही थी। उसके खिलौने सात समुंदर पार से आते थे। माहिर कारीगर रेशम के कीड़ों से हासिल करदा रेशम से उसके लिबास बनाते थे। उसके जूते निहायत हल्के फुल्के होते थे, क्योंकि वो जानवरों की खाल की बजाय कीमती परिंदों की खाल से तैयार किए जाते थे। उस जमाने में पैम्परों का रिवाज नहीं था, वरना मलिका बेशकीमत पैम्पर भी मंगवाकर रखती। शहजादी सुल्ताना की देखभाल के लिए कई कनीजें रखी गई थी, जो हर वक्त उसके आसपास रहती थीं। रात को बिस्तर पर मलिका इस कोने पर सोती थी, बादशाह दूसरे कोने पर, और बीच में शहजादी सुल्ताना। वो एक टांग बादशाह पर और दूसरी मलिका पर रखकर बेखबर सो जाती थी। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बहुत लाड प्यार से हो रही थी, और इस लाड प्यार ने उसे किसी हद तक बिगाड़ दिया, और वो काफ़ी बदतमीज हो गई थी। वो किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो उसको फेंक देती। मलिका से चीख कर बात करती थी। बाप से चीख कर बात तो नहीं करती थी, लेकिन अगर उसे बादशाह की कोई बात पसंद नहीं आती तो दांत पीस कर उसके चुटकी भर लिया करती थी। ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ मलिका का ही नहीं, बल्कि बादशाह भी उससे कुछ कहता तो वो उसकी बात भी नहीं मानती थी। ये सब उसके बचपन की बातें थी। बादशाह और मलिका इन बातों को इसलिए नज़रअंदाज करते रहे कि वो बच्ची थी और इकलौती थी, और शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी। मगर बादशाह का माथा उस दिन ठनका जब अपनी 16वीं सालगिरह की तरकीब में गुस्से में आकर उसने केक को ज़मीन पर फेंक कर गिरा दिया। उस तरकीब पर वजीर, मुशीर और उमरा अपनी बेगमात के साथ शामिल थे। शहजादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वो महफिल से उठकर चले गई। खुद मलिका भी सन्नाटे में रह गई। उसने शहजादी को सरजनिश की थी। शहजादी उससे बदजवानी करने लगी। उसने मेज पर रखे हुए मशरूबों के प्याले ज़मीन पर फेंक दिए और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज़ उसके इस सलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि उनका बादशाह किस कदर अच्छा और रियाया परवर है, मगर उसकी बेटी को देखो, निहायती चिड़चिड़ी, बददिमाग और बदतमीज है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। बादशाह के कानों में भी ये बातें पड़ने लगी थी।
वो बहुत गमज़दा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसके और मलिका के लाड प्यार ने शहजादी को दो कौड़ी का कर दिया है। गलती उन्हीं की थी, मगर अब क्या हो सकता था। मलिका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाक़ये के बाद बादशाह और मलिका ने शहजादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहजादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। अपनी गलती और तस्लीम करती तो खुद को बदलने की कोशिश करती, मगर उसने आज तक खुद को गलत समझा ही नहीं था। बादशाह चुप चुप रहने लगा था। अगर ऐसी बेटी किसी और की होती तो वो बेचारा भी चुप ही चुप रहता। बादशाह को यूं चुप चुप देखकर एक रोज़ उसके वफादार और अक्लमंद वजीर ने कहा, जहाँ पना ऐसे तो हालात ठीक नहीं होंगे, इनको ठीक करने की कोई तदबीर करनी होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहजादी साहिबा की शादी कर दी जाए। उम्मीद है कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने कहा, मुँह फट और बदतमीज लड़कियों से कौन शादी करता है। शहजादी के साथ कोई नौजवान शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, जहाँ पना, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ए वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वजीर बोला, पहली बात तो ये है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नरम लहजे की गुफ्तगू उन्हें खुद सर बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर वो दौड़कर उसके करीब आई और मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया। अब्बा हुजूर, आप मुझसे नाराज़ ना हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और कुछ दुरुस्तदू लहजे में बोला, शहजादी, आप महल के आदाब का ख्याल रखा कीजिए। हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज़ भी कोई चीज़ होती है। ये कहकर बादशाह वहाँ से तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने उसे सहमा दिया था, हालांकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने इस बात की शिकायत मलिका से की। मलिका तो खुद उसके बुरे रवैये से तंग थी। बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज़ सीख लो। शहजादी माँ को तो कुछ समझती ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मलिका से कहा, मलिका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी की शादी कर दी जाए। मलिका उदासी से बोली, इसमें शादी तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे कौन शादी करेगा। इसकी बददिमागी के किस्से तो बच्चे बच्चे की ज़बान पर हैं। मलिका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और उसकी आंखें नम हो गई। वो खामोश हो गया। इन तमाम बातों के बाद शहजादी अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। उसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मुआवले में कोई बात बताने का वादा किया था। उसने फ़ौरन वजीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके बातें करने लगे। अगले बादशाह की हिदायत पर मलिका ने शहजादी को इल्तिया दी कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने यह सुना तो वो फट पड़ी, हाँ कर दीजिए मेरी शादी, मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को उसके शौहर के साथ एक बग्घी में बैठाकर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी। न ढोल तमाशे बजे, न आतिशबाजी की गई। शहजादी उस दौरान
इतने गुस्से में थी कि उसने ये भी नहीं पूछा था कि उसकी शादी किससे हो रही है, और ना ही उसने नज़र भरकर अपना दूल्हा देखा। और तो और विदाई के वक्त वो बादशाह और मलिका से लिपट कर रोई भी नहीं। इसकी ये वजह नहीं कि उसको डर था कि रोने से उसका मेकअप खराब हो जाएगा। उसका तो किसी ने बनाव श्रृंगार भी नहीं किया था, बल्कि वो इसलिए नहीं रोई कि उसको रोना आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो बादशाह और मलिका से सख्त नाराज थी। बग्घी में बैठी तो उसके कन आँखों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बहुत हसीन और जमील और नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली बार कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बग्घी रुक गई और उनकी मंजिल आ गई थी। वो उस नौजवान का घर था। वो नौजवान उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही है, तो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीजे नहीं हैं कि हाथ पकड़कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ। पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाऊँगा। मैंने ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर लकड़हारा नरम पड़ गया। मेरी तकलीफ़ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे खुशी है, अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं। गलत ना समझो, मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हजूर से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। शहजादी ने बग्घी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा। तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होती? तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रहे हो? शहजादी ने चीख कर कहा। मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूँ, लोग तो तुम्हें पीठ पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी नहीं भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है, अब जिंदगी भर भुगतूंगा। लकड़हारे की एक तौहीन आमेज बातें सुनकर शहजादी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा उसे रोने से घबरा गया था, मगर उसने जाहिर नहीं किया। शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊँगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को ज़रूर बाहर निकल आते हैं। उसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा उसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफ़ी बड़ा था और उससे बड़ा उसका सहन था, मगर उसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए उसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ, मगर अब्बा हजूर और अम्मी हजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा तल्खी से बोला, उनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है। तुम क्या करती थी, भूल गई? तुमने उनके लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। तुम इकलौती थी, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और तुमने उसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगी, और ये मनमानियाँ बढ़कर बदतमीजियों में तब्दील हो गई। जिद तो छोटे बच्चे करते हैं, और जिद करते बच्चे अच्छे भी नहीं लगते, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी वाहियात लगती हैं। मेरा बस चले
तो ऐसी लड़कियों को मरखने बैल के आगे डाल दूं ताकि वो उनके खूब टक्करें मारें और मज़ा चखा दें। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम उनको छोड़ दो ताकि हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीजी की थी। लकड़हारे ने उसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। उस दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी तो उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहा कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर उसको एहसास होने लगा था कि वाकई उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की है। वो उससे इतनी मोहब्बत करते थे मगर उसने हमेशा इस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, अब हम 1 से 2 हो गए हैं। मुझे ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी ताकि इतने पैसे मिलें कि हमारे घर के खर्चे ठीक से चल सकें। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, खर्च के मामले में मैं तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो हमारे घर में बहुत सी मुर्गियाँ भी हैं, उनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले उन्हें खरीदने आए तो उन्हें फ़रोख्त कर दिया करना। कमरे में 2 ही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, एक लकड़हारे के बोलने की और दूसरी शहजादे की सिसकियों की। शहजादी को अपनी अम्मी और अब्बा शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले दिन लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने उसके लिए अंडे और पराठों का इंतजाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है? उसने हैरत से पूछा। नहीं, ये चीज़ें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नान बाई की दुकान से मंगवाई थी। मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। यह कहते हुए शहजादी का शर्म से मुंह सुर्ख हो गया। वो सोच रही थी कि उसका लकड़हारा शौहर क्या सोचेगा कि ये इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो उसे सुबह से भी ज़्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दुपट्टा बांधे सहन में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियाँ उसके पीछे पीछे फिर रही थीं। घर का दरवाज़ा हालांकि खुला हुआ था मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लकड़हारे ने कहा। वो जल्दी से उसके पास आई। वो एक बदली हुई लड़की लग रही थी। उसके चेहरे पर अब वो बदतमीजी नज़र नहीं आ रही थी जो लकड़हारे ने कल देखी थी। लकड़हारे ने बहुत सारे सुर्ख सुर्ख बेर उसके हाथों पर रख दिए। इन्हें मैंने जंगल में से तुम्हारे लिए तोड़ा था। उसने खुश होकर उन्हें ले लिया और मज़े से खाने लगी। ये तो बड़े मज़े के हैं। उसकी आवाज़ सुनकर लकड़हारे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आसपास जल तरंग बज उठे हों। कल तो शहजादी की आवाज़ ऐसी थी कि उसे सुनकर लकड़हारे का दिल चाह रहा था कि कानों में उंगलियां ठूंस लूं। मैंने मोहल्ले के उसी लड़के से खाना मंगवा लिया है। उसको मैं इनाम में 2 सिक्के देती हूँ। वो भागकर मेरा काम कर देता है, शहजादी ने बताया। खाने के बाद लकड़हारे ने कहा, शहजादी मुझे खुशी है कि तुम बहुत बदल गई हो। वो बोली, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि मैं किस कदर बदतमीज़ और बद अखलाक थी। मैंने अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को बहुत दुख दिए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे उनसे मिलाने ले जाएंगे? लकड़हारे ने घबराकर कहा, कभी भी नहीं। तुम वहाँ जाओगी तो वहीं रह जाओगी। मैं क्या करूँगा? मेरी मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? घर की सफाई कौन करेगा? शहजादी ने शर्माकर कहा, उनसे मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी।
मेरा असल घर तो अब यही है। लकड़हारे ने तो ये बात सुनी तो उसका दिल चाहा कि मारे खुशी के एक जोर की चीख मारे, मगर उसने जब्त किया और धीरे से बोला, ठीक है, हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकड़ियाँ काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसकी इस बात पर वो बोली, उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, मैंने बहुत सारी अशरफियाँ जमा कर रखी हैं जो महल में मेरे कमरे में ही हैं, मैं वो भी ले आती हूँ। अगले रोज़ वो लोग महल पहुँच गए। उन्हें देखा तो मलिका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया और रोने लगी। बादशाह को भी इल्तिहाम मिल गई थी, वो भी वहाँ आ गया। उसे देखकर शहजादी रोते हुए उससे लिपट गई। अब्बा हुजूर, मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थीं। उसने भी शहजादी को मोहब्बत से लिपटा लिया और बोला, गलतियाँ बच्चे ही करते हैं, बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ़ कर दें। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो लकड़हारे की तरफ बढ़ा और बोला, शहजादे, हम तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को रास्ते पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा, जो असल में शहजादा था, उसने हाथ बांधकर बादशाह को ताजीम दी और बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीबी मिली है। उन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मलिका खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी हैरत भांपकर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने ही हमें ये सलाह दी थी कि शहजादे को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा एक जाहिल नौजवान है, उसकी बातों से मुतासिब होकर तुम्हें मैंने अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए यह सब किया था। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के सादियाने बजने लगे थे। शहजादी ने उन शाही गुलामों और कनीजों से भी माफ़ी मांगी जिनके साथ उसने कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। उन लोगों में उसने अशरफियाँ भी तकसीम की। वो सब भी खुश हो गए। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादा से कहा, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मलिका ने हैरत से पूछा, बेटी, कहाँ जाने को कह रही हो? शहजादी ने शर्माकर कहा, अपने घर, जहाँ हमारी मुर्गियाँ हैं और मोहल्ले में वो लड़का है जो छोटे भाइयों की तरह भाग भाग कर मेरे काम करता है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलिका खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद महल में उन दोनों की हंसी लोगों ने सुनी थी। खैर, बादशाह ने दोबारा तो उनको वहाँ नहीं भेजा। मुर्गियाँ उसने महल में ही मंगवा ली थी ताकि शहजादी खुश हो जाए। उस लड़के को तो जो बाजार से शहजादी के लिए चीज़ें खरीद कर लाता था, शहजादी ने बहुत से तोहफे भिजवा दिए थे। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।